हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में अपन ने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की चर्चा की थी। आज की क्लास में अपन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में चर्चा करेंगे। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो 4 लिगेंड्स हैं, ये देखिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ये चारों लिगेंड्स मेटल के चारों ओर टेट्राहेड्रल के कोनों की ओर इंगित होते हैं। जब ये लिगेंड्स धातु आयन की ओर अग्रसित होते हैं तो कोई भी लिगेंड्स जो है मेटल के किसी भी डी ऑर्बिटल्स के एकदम लाइन में नहीं है। दूसरी मेन जो चीज़ अपन को यहाँ बतानी है वो ये है कि अपन ने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो डी के 5 ऑर्बिटल्स थे उनको 2 क्लासेस में क्लासीफाई किया था, T2G और EG। लेकिन यहाँ पर इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हम इनको जो है T2 और E बोलते हैं, क्योंकि G जो है वो सिमिट्री को शो करता है और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कोई सेंटर ऑफ सिमिट्री नहीं है। इस कारण से हमको यहाँ T2G और EG के बजाय हम इनको T2 और E से सिम्बोलाइज किया गया है। अब अपन देखते हैं कि जब लिगेंड्स जो हैं मेटल की ओर अग्रसित होते हैं तो कोई भी लिगेंड जो है वो मेटल के किसी भी डी ऑर्बिटल्स के एकदम लाइन में नहीं। यहाँ पर जो एंगल है बिटवीन E मेटल एटम और लिगेंड्स, ये 54 डिग्री 44 मिनट्स का है, जबकि जो एंगल T2 ऑर्बिटल्स मेटल और लिगेंड्स के बीच में है वो है 35 डिग्री 16 मिनट्स का। अर्थात कोई भी मेटल का जो E और T2 ऑर्बिटल है वो लिगेंड्स की लाइन में नहीं है। इस प्रकार जब लिगेंड्स जो है केंद्रीय धातु आयन की ओर आते हैं तो समस्त जो डी कक्षक हैं उनकी टोटल एनर्जी के अंदर वृद्धि हो जाती है। T2 कक्षक जो हैं जिनको हम DXY, DYZ और DXZ कहते हैं, कि लिगेंड्स जो हैं E की तुलना में अधिक निकट हैं, इस कारण से इनकी एनर्जी अधिक हो जाती है। जबकि जो E कक्षक हैं DX2, Y2 और DZ2, इनके लिगेंड से दूरी अधिक होने के कारण से उनकी ऊर्जा जो है वो कम हो जाती है। इस प्रकार जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर डी ऑर्बिटल्स की जो स्प्लिटिंग है वो ऑक्टाहेड्रल से एकदम विपरीत है। जैसे अपन देखते हैं, ये एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग का एक एग्जांपल है। टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग के अंदर अपन देख रहे हैं कि जो E के 2 ऑर्बिटल्स हैं DZ2, DX2, Y2, इनकी एनर्जी -6.6 DQ से कम हो जाती है, जबकि जो T2 के ऑर्बिटल्स हैं जो DXY, DYZ और DXZ, इनकी जो एनर्जी है वो 0.4 DQ से बढ़ जाती है। विभाजन के पश्चात E कक्षक के अंदर अगर धातु आयन के इलेक्ट्रॉन प्रवेश होते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, एमिशन होता है, जबकि T2 कक्षकों में धातु आयन के प्रवेश से ऊर्जा का एब्जॉर्प्शन होता है। तो अपन यहाँ देख रहे हैं कि जो स्प्लिटिंग है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में वो ऑक्टाहेड्रल से बिल्कुल विपरीत है। वहाँ पर T2G की एनर्जी कम हुई थी, EG की एनर्जी अधिक हुई थी, जबकि यहाँ पर E की एनर्जी कम हुई है और T2 की एनर्जी अधिक हुई। अब अपन दोनों में क्या डिफरेंस है, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर स्प्लिटिंग का क्या डिफरेंस है, इसके 2-3 पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये है कि ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल रीजन में DX2, Y2 और DZ2 को हमने EG और DXY, DYZ और DZX को T2G से प्रदर्शित करते हैं, जबकि टेट्राहेड्रल में इन्हें जो है E और T2 कहते हैं, क्योंकि इनमें सेंटर ऑफ सिमिट्री नहीं होता। फर्स्ट डिफरेंस तो ये है। सेकंड ये है कि अष्टफलकीय या ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल क्षेत्र में डी कक्षकों की स्प्लिटिंग जो है वो टेट्राहेड्रल से एकदम विपरीत होती है। थर्ड जो डिफरेंस ये है कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग एनर्जी का जो मान है, जिसको हम डेल्टा और ओ से शो कर रहे हैं, उसका मान टेट्राहेड्रल फील्ड में जो स्प्लिटिंग है जिसको हम डेल्टा टी से शो कर रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो है कंपैरिजन बताया गया है टेट्राहेड्रल का और ऑक्टाहेड्रल का। अपन देख रहे हैं कि टेट्राहेड्रल के अंदर जो E ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी कम हो जाती है और T2 की एनर्जी बढ़ जाती है, जबकि ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग के अंदर जो T2G ऑर्बिटल्स हैं
इनकी एनर्जी कम हो जाती है, और ईजी के दो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी बढ़ जाती है। दूसरा जो अपनी देख रहे हैं जो डेल्टा टी है, इसकी जो वैल्यू है वो डेल्टा ओ से काफ़ी कम है। तो इस तरह से जो है ऑक्टाहेड्रल फील्ड में जो स्प्लिटिंग है वो टेट्राहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग से बिल्कुल विपरीत होती है।